हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैंने अपनी बीटेक आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। तो मैं काफ़ी सालों से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ नीट के स्टूडेंट्स को, जेई एडवांस, जेई मेंस, केवीपीवाई, एनटीएससी के स्टूडेंट्स को। तो इस चैनल का जो मेरा पर्पज़ है बनाने का वो यही है कि जितने भी बच्चों को फिज़िक्स में दिक्कत होती है, जिन्हें लगता है फिज़िक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो इस चैनल के थ्रू मैं उन बच्चों को हेल्प कर पाऊँ, यही मेरा पर्पज़ है। तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स डाले हैं और वेक्टर का जो लेक्चर मैं लास्ट डाला था उसके कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्चुअली में कंपोनेंट्स निकालने सीखे, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है ये हमने देखा, और जो कंपोनेंट हम निकालते हैं फिजिक्स में जो रिक्वायरमेंट हमें कंपोनेंट्स की पड़ती है वो पड़ती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की। क्लियर। तो आज हम देखेंगे कि वेक्टर में हम किसी वेक्टर को 3D स्पेस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं और कैसे किसी वेक्टर को आई और जे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने यूनिट वेक्टर्स की चर्चा की थी, लेकिन अब कंपोनेंट्स, यूनिट वेक्टर्स, उनको क्लब करके किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस फॉर्म को हम यहाँ पे देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स वेक्टर्स लेक्चर 4। तो बेसिकली हमने कंपोनेंट्स में क्या सीखा बच्चों कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन, कोई भी एक्स वाई जेड डायरेक्शन अगर हमें मिलती है, उससे अगर एंगल पता है थीटा और हमें उस डायरेक्शन में वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, तो वो वेक्टर का कंपोनेंट हम क्या लिखते हैं, ए कॉस थीटा। अब मैं इसी चीज को यूज करूंगा, ठीक है, और किसी वेक्टर का 3D स्पेस में हम किस तरीके से कंपोनेंट की हेल्प से आई जे की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने 3D स्पेस लिया। अब इस 3D स्पेस को थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैं यहां पे एक बॉक्स ले रहा हूं, ठीक है। अब इस बॉक्स में जो मेरी 3 कंसेक्यूटिव परपेंडिकुलर साइड्स हैं, एक तो ये साइड, ये हमारा z है, एक ये साइड, ये हमारा x है, और ये हमारा y है, ठीक है। तो मैंने जो वेक्टर सेलेक्ट किया है वो वेक्टर इस तरीके से है, यानी इस कॉर्नर से इसकी तरफ। तो इस वेक्टर का यहां x एक्सिस से एक एंगल बन रहा है अल्फा, y एक्सिस से एक एंगल बन रहा है बीटा, और z एक्सिस से इसका एक एंगल बन रहा है गामा, ठीक है। तो इन तीनों एंगल्स को मैं अगर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा वेक्टर होगा, इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं ए वेक्टर, ठीक है। अब इसका जो एंगल बन रहा है, यहाँ x एक्सिस से इसका एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ y एक्सिस से इसका एंगल बीटा बन रहा है, और यहाँ z एक्सिस से इसका एंगल गामा बन रहा है, ठीक है। ये हमने वेक्टर के एंगल्स ले लिए हैं तीनों डायरेक्शन से। अब अगर मुझे इस वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स चाहिए, यानी x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं भाई। x कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूं ax। अब जो x कंपोनेंट है ax, वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, a cos अल्फा। ऐसे ही y कंपोनेंट को मैं लिख रहा हूं ay, a sin a cos बीटा, क्योंकि डायरेक्टली मुझे एंगल पता है, और z के साथ a cos गामा। तो इस वेक्टर के ये 3 कंपोनेंट्स हैं, क्लियर। तो अगर मैं इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि दिस वेक्टर कैन बी फॉर्म्ड ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को जो हमने एक लाइन से विद एरो रिप्रेजेंट किया है, उस वेक्टर को आप x, y और z के 3 कंपोनेंट वेक्टर्स से बना सकते हैं, ठीक है। अब इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है हमारे पास, इस तरीके का फॉर्मेट हमारे पास अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बहुत यूजफुल होता है। जैसे मुझे अगर ये वेक्टर इस फॉर्मेट में दिया जाए, i, j और k की फॉर्मेट में, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकालूंगा
तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मैं यहां से निकाल सकता हूं, ax स्क्वायर ay स्क्वायर एंड az स्क्वायर। डायरेक्टली मैं इसका मैग्नीट्यूड यहां से निकाल सकता हूं। अब ये वेक्टर्स में जो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की हम बात करें, इनको आप मैथमेटिक्स में अगर वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आप इनको सुनेंगे, फिजिक्स में ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। तो इनको हम डायरेक्शन कोसाइन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, जैसे अगर हमें ये पता है कि किसी वेक्टर की टोटल लेंथ a है, तो उसके x कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया जाए टोटल लेंथ से, तो जो ये बनता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरीके से y का डायरेक्शन कोसाइन ए वाई अपॉन ए, और z का डायरेक्शन कोसाइन ए जेड अपॉन ए। तो ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं किसी वेक्टर के, जो बेसिकली उनके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की वैल्यूज को बताते हैं। क्लियर। अगर हम इन डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर ऐड कर लें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ये हमेशा 1 आएगा। वो आप करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने पे, स्क्वायर्स को ऐड करने पे हमें दिखेगा कि यहाँ पे न्यूमरेटर जो होगा ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर आएगा, और सबका डिनोमिनेटर सेम है, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। इसलिए ये रेशो हमेशा ऐड होने के बाद ये रेशोज वैल्यू क्या कर देंगे, हमें 1 कर देंगे। क्लियर। तो ये फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर को अगर हमें आई और जे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आई जे के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप किसी भी वेक्टर के अगर एंगल्स आपको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो आप उस वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स के समेशन में लिख सकते हैं। क्लियर। अगर इसी तरीके से मान लो कि कोई वेक्टर 3D स्पेस में ना होकर के, कोई वेक्टर 3D स्पेस में ना होकर के यहां इस तरीके से 2D प्लेन में है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो 2D प्लेन में तो उसका कोई z कंपोनेंट यहां पे नहीं आएगा। तो अगर मुझे इसका ये एंगल पता है और ये एंगल पता है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूं कि यहां पे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये वेक्टर एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, जबकि ये 3D प्लेन में है ऐसे, तो यहां पे एंगल क्या होगा, ये 90 डिग्री। तो इसमें हम डायरेक्टली ए एक्स कॉम्पोनेंट क्या लिख देंगे भाई, ए कॉस अल्फा, और ए वाई कॉम्पोनेंट क्या लिख देंगे, ए कॉस बीटा। तो यहां से मेरा पूरा वेक्टर आई और जे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए एक्स आई ए वाई जे। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट की हेल्प से वेक्टर को 3D स्पेस में 2D स्पेस में ब्रेक किया जा सकता है। यानी हम उस वेक्टर को, जो हमें एक लाइन दिख रही है विद एरो, उस लाइन को x डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेकर के और y डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेकर के हम ये बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये x और y के डायरेक्शन में किन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है। क्लियर। और जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं वेक्टर को i और j के फॉर्मेट में, तो यहां से वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यानी मैग्नीट्यूड निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो वही कि अगर हमें 2 वेक्टर्स दिए जाते हैं, उनके बीच का एंगल दिया जाता है, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन अगर हमें किसी वेक्टर को आई और जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को मिल जाता है, या ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमें दिया जाता है, तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मेट से वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कंपोनेंट हमें बहुत हेल्प करता है। क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स के प्रोडक्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वेक्टर्स में 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर। वो 2 तरीके के प्रोडक्ट्स क्या हैं, एक हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा टाइप का प्रोडक्ट होता है यहां पे
क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं। क्लियर? अब डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का या इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? रीजन सिंपल है कि वेक्टर्स का ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, ठीक है। और यहां पे हम एक सिंबल यूज करते हैं वेक्टर्स के बीच में, डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्रॉस का सिंबल यूज करते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पे जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है तो उसके बाद हमें जो क्वांटिटी ऑब्टेन होती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है तो ए डॉट बी हम यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। अब ए डॉट बी को हम किस तरीके से ओपन करते हैं? तो इसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको इस तरीके से बताता हूं कि जैसे मान लो कि हमें स्पेस में ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है दैट एंगल इज थीटा। अब अगर मैंने यहां पे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो आप जानते हैं कि बी वेक्टर की डायरेक्शन में जो ए की ये लेंथ आएगी दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर? तो कहते हैं कि वेक्टर ए का वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो लेंथ आ रहा है उस लेंथ का इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। ये जो लेंथ हमें दिखाई दे रही है ए की, ये इतनी लेंथ है, और बी की जो लेंथ हमें दिखाई दे रही है ब्लैक वाला वेक्टर बी है, इनका जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोडक्ट को हम यहां पे लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये यही लिखा हुआ मिलेगा आपको, मॉड ऑफ ए मतलब ए कॉस थीटा इंटू में बी। तो यानी यहां पे यही हो रहा है कि ये जो लेंथ है उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको उल्टा भी कह सकते हैं। कैसे? कि अगर हम कहें कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमने बी को ब्रेक कर लिया, इस तरीके से कर लिया, तो बी को ब्रेक करेंगे तो भाई क्या मिलेगा यहां पे? अगर ये वेक्टर बी है तो बी इस डायरेक्शन में कितना मिल जाएगा भाई? बी कॉस थीटा। यानी किसी भी वेक्टर को आप किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हो। एंगल अगर हमें पता है यहां पे, तो यहां पे बी वेक्टर का कंपोनेंट इधर मिल जाएगा बी कॉस थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू में बी कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के यहां मतलब क्या है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि हम किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लें तो उस लेंथ का इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमें डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताता है। क्लियर? अब इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन हमें जो देता है वो एक स्केलर वैल्यू देता है। क्लियर? हमें एक स्केलर वैल्यू यहां से मिलती है। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, कॉस थीटा भी एक मैथमेटिकल वैल्यू है। अब अगर हम यहां पे कमेंट करें इसके साइन पे, तो यहां पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि जब आप डॉट प्रोडक्ट को देखते हो तो डॉट प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव कब मिलता है? तो ऑब्वियस सी बात है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो जब तक कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा तब तक डॉट प्रोडक्ट भी क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ कि हमारे थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। 90 डिग्री को हम नहीं ले सकते, 90 डिग्री से कम ही एंगल होना चाहिए। अब अगर हम दूसरा केस देखें कि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट 0 कब मिल जाएगा? प्रोवाइडेड, यहां मैं लिख देता हूं, ए वेक्टर 0 नहीं है और बी वेक्टर भी 0 नहीं है, मतलब दोनों ही नल वेक्टर नहीं है, 0 वेक्टर नहीं है। तो फिर हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल रहा है। तो इसमें ये दोनों 0 नहीं है लेकिन डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो इस कंडीशन में बच्चा हमें क्या मिलेगा? ये इक्वल टू 0 मिलेगा। और आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरह हम यूज करते हैं
कि जब दो वेक्टर हमें शो करने हो परपेंडिकुलर हैं तब हम इसको यूज करते हैं। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर then their dot product will be equal to 0। और इसको हम यूज भी करते हैं, ठीक है, इसको हम यूज भी करते हैं। तो जब कभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, समझ जाइए कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों वेक्टर आपस में 0 नहीं होने चाहिए, दोनों की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, उस कंडीशन पे ये चीज हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें नेगेटिव मिलता है, तो यहाँ के लिए कॉस थीटा नेगेटिव होना चाहिए और इसका मतलब होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होगी। क्लियर? ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये किसको बताता है, एक्यूट एंगल को, यानी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एक्यूट एंगल है तो ऐसे कंडीशन में उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ये राइट एंगल को बताता है। और जब दो वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल पे होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कंडीशन में उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है। क्लियर? तो ये चीज भी हमें यहां पे ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम ए वेक्टर का बी के साथ डॉट करते हैं तो ऑर्डर का हमें फर्क यहां पे नहीं पड़ता है, यानी बी डॉट ए लिखें या ए डॉट बी लिखें, दोनों हमें सेम मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ लें या फिर हम ए वेक्टर को इंडिविजुअली डॉट करें बी के साथ और सी के साथ, तो ये भी हमारे पास सेम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमें क्या देता है भाई, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या देगा भाई, मॉड ए मॉड ए। अब देखना ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट करते टाइम हम यहाँ पे कॉस थीटा जो लिखते हैं वो थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अगर ए का ए के साथ ही एंगल देखोगे तो दोनों पैरेलल होंगे, तो एंगल कितना आ जाएगा भाई 0, तो ये हो जाएगा 1। तो फिर ए का ए के साथ डॉट हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर या मॉड ए का स्क्वायर। अगर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम कुछ केसेस देखें तो आई का आई के साथ डॉट क्या होगा भाई, मॉड ऑफ आई स्क्वायर। अब आप जानते हैं, इसको रीड करते हैं। मॉड के अंदर जो बंद है इसका मतलब क्या है भाई, मॉड के अंदर जो बंद है इसका मतलब हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मॉड के अंदर आई कैप बंद है, आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, इसका मतलब मॉड ऑफ आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो यानी मॉड ऑफ आई का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब आई का आई के साथ डॉट लेंगे तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से जे वेक्टर का डॉट जे के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा भाई, मॉड ऑफ जे का स्क्वायर यानी 1, के डॉट के, मॉड ऑफ के स्क्वायर 1। ऐसे अगर मैं फॉर एग्जांपल माइनस आई डॉट माइनस आई लिखूं, दोनों सेम है, माइनस आई का डॉट माइनस आई के साथ लिखूंगा, ये भी कितना आएगा 1। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी हम ऐसे यहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 मिलता है, where a vector not equal to 0, b vector not equal to 0, it means this implies
ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब इस प्रॉपर्टी को भी हम डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे अगर हमें आई कैप का डॉट लेना पड़े जे कैप के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 0, क्योंकि आई कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्स डायरेक्शन को, और जे कैप किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, वाई डायरेक्शन को। तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 होता है, इसीलिए आई डॉट जे क्या आ जाएगा 90। ऐसे ही जे डॉट के 0, के डॉट आई ये भी 0, या माइनस आई का डॉट जे के साथ लिखूं तो ध्यान से देखना, आप डायग्राम्स पे फोकस करें कि क्या दिखा रहा है। तो डायरेक्शन माइनस आई है, बस देखा जाए तो ये एक वेक्टर है जिसके लेंथ 1 है, इन दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री एंगल क्रिएट हो रहा है, तो ये वैल्यू भी कितनी आएगी स्टूडेंट्स 0। इसी तरीके से अगर हम आई कैप डॉट माइनस के कैप लिखेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 0। तो इस तरीके के प्रॉपर्टीज हम यहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें कोई वेक्टर आई जे की फॉर्म में दिया जाए, आई जे और के की फॉर्म में दिया जाए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी इसी फॉर्म में दिया जाए, तो ऐसे वेक्टर्स का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना हो, मतलब हमें फॉर्मेट जो है वो किस तरीके का मिलना चाहिए, आई जे के, जो आज हमने सीखा किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से इस फॉर्मेट से मैग्नीट्यूड डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट लेने का सिंपल तरीका क्या है यहाँ पे कि जो आई आई है उसके जो कॉफिशिएंट्स आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। अगेन ध्यान रखना कि हमें आई आई यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट कर देते हो तो यहाँ पे जो मिलता है दैट इज अ स्केलर, दैट इज नॉट अ वेक्टर। तो यहाँ पे ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, इस तरीके से हमें यहाँ पे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर फॉर्मेट कौन सा हो हमारे पास, आई जे एंड के वाला फॉर्मेट। क्लियर? तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें डॉट प्रोडक्ट के लिए याद रखनी है। क्लियर? तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको देखेंगे अब। क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं इस तरीके से, ए वेक्टर क्रॉस बी, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और यहां पे एक डायरेक्शन बनाते हैं हम एन कैप, ठीक है। इसके बारे में वन बाय वन चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले ये ए बी साइन थीटा क्या है इसको देखते हैं। जैसे वहां पे हमने बी वेक्टर लिया था वैसे बी वेक्टर यहां ले रहे हैं। अब उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस किया था हमने स्टूडेंट्स, कि अगर हम इस वेक्टर का ये कंपोनेंट निकालें तो ये तो हो जाएगा भाई ए कॉस थीटा, बट अगर कोई इसी वेक्टर का ये कंपोनेंट निकालता है तो ये कंपोनेंट क्या आएगा भाई, ए साइन थीटा। तो अब ये जो वेक्टर बी है और ये जो वेक्टर कंपोनेंट ए साइन थीटा है, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा इंटू बी, या ए बी साइन थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे क्रॉस प्रोडक्ट में एक्चुअली में जो वैल्यू ऑब्टेन होती है, ये वैल्यू ऑब्टेन होती है इस तरीके के दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन करने से। क्लियर? यानी इस मैग्नीट्यूड का इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अदर वे राउंड भी किया जा सकता है, जैसे हमने वहां पे देखा था कि बी का कंपोनेंट ले लें, दैट इज अगेन विल गिव द सेम रिजल्ट। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट है एन कैप, यानी ये तो समझ में आ गया सबको कि डॉट प्रोडक्ट में जब किसी एक वेक्टर को दूसरे के लोग ब्रेक किया जाता है तो वहां पे जो दो लेंथ हमें मिलती है उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बताता है,
और वो प्रोडक्ट एक स्केलर वैल्यू होती है। और यहाँ पे जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, लेकिन इसके साथ जो ये लिखा हुआ है ये एक डायरेक्शन है। क्लियर? इस डायरेक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है हमारे पास। अभी के लिए इसको ध्यान रखो कि ये क्या बता रही है, एन कैप डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब डायरेक्शन क्यों हो तो आपको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि एन कैप मतलब यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। अब ये जो एन कैप होता है ये परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के, और ये एन कैप परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के। तो अब इस चीज को समझना कि ए वेक्टर एक लाइन है, डायरेक्टेड लाइन, बी वेक्टर भी एक डायरेक्टेड लाइन है। अब ये दोनों डायरेक्टेड लाइन को मिला के हमने एक प्लेन बनाया। तो कहते हैं कि जो इनका प्लेन होता है, इन दोनों लाइन को मिलाकर के जो हम प्लेन देखते हैं, जिस प्लेन में दोनों लाइन एक साथ, ये दोनों डायरेक्टेड लाइन एक साथ आ सकती हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ये डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम जाएंगे, कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या पता चला कि मैग्नीट्यूड तो इस लेंथ से निकलता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर ऑब्टेन होता है दैट इज अ सूडो वेक्टर। क्लियर? सूडो वेक्टर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमें मैग्नीट्यूड मिल रहा है वो लेंथ हम फील कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी इससे वैल्यू निकल के आती है डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी इन दोनों को कंबाइन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन को भी हम निकालेंगे, पहले इस पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको हमने लिखा ए बी साइन थीटा, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर कोई सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछे, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो वो कितना हम बोल देंगे, सीधा ए बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि तो डायरेक्शन है। क्लियर? अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले भी लें तो कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का, अगर मैंने यूनिट वेक्टर का मॉड लिया तो वो हमेशा ही कितना आएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर हो, कोई भी हो, वो सभी वैल्यू कितना देंगे, 1। वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डेफिनेशन में। तो यहां पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा भाई, ए बी साइन थीटा। अब यहां से हम अगर ये कहें कि हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब मिलता है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का, यानी आपसे ये कहा गया कि आप एक वेक्टर ले लो 10 यूनिट का, दूसरा वेक्टर ले लो 8 यूनिट का। अब आप अपने हिसाब से एंगल सेट करो, यानी थीटा आपके हाथ में छोड़ दिया गया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट कितना मिल सकता है हमें, वो हम देख सकते हैं। अगर फिक्स लेंथ के दो वेक्टर्स हमें दे दिए जाएं तो वो हमें मिल सकता है a इंटू बी, और उस कंडीशन में साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1, और थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर? तो यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए बी पॉसिबल है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का, और वो तब मिलता है जब हमारे पास साइन थीटा 1 हो जाता है और थीटा कितना हो जाता है, पाई बाई 2, जिसको हम 90 डिग्री लिखते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें ए क्रॉस बी, जिसमें दोनों ही नॉन जीरो हैं, ये कंडीशन चलते हुए आ रही है भाई, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब तो कोई मीनिंग ही नहीं है हमारे पास, तो हम नॉन जीरो वेक्टर्स की यहां पे बात कर रहे हैं। तो अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 0 शो हो रहा है जबकि दोनों नॉन जीरो हैं, तो भाई ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास साइन थीटा 0 हो जाए, और साइन थीटा 0 होगा तो ये तब होगा जब थीटा कितना हो जाए भाई, 0 डिग्री, या फिर थीटा कितना हो जाए, 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब होता है जब वेक्टर कैसे हो जाते हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, क्योंकि आप जानते हैं थीटा 0 पैरेलल, थीटा 180 डिग्री मतलब एंटी पैरेलल। तो इस चीज को हम यहां पे लिख सकते हैं, व्हेन ए वेक्टर पैरेलल टू बी और ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू बी, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या समझ में आया कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो वेक्टर्स
नॉन जीरो हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे। क्लियर? तो यहां से इतनी चीज हम ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम जो डायरेक्शन है यानी एन कैप कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन किस किस टाइप की डायरेक्शन होंगी, इस सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना रखते हैं स्टूडेंट्स।